यूनिट 3 स्टीरियोकेमिस्ट्री थर्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमैन स्ट्रक्चर और सॉहर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पिछले वाली यूनिट में हमने आर कन्फिग्रेशन पढ़ी, एस कन्फिग्रेशन पढ़ी, एर्थ्रियो और थ्रियो नोमेनक्लेचर भी पढ़ा। ये चैप्टर वैसे तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का इतना आता नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आपको मिलेंगी पूछने को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कन्फर्मेशन? वेरियस स्पेटियल अरेंजमेंट्स obtained by rotation about a single bond is known as confirmation। जब हम एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, या फिर कह सकते हैं जब आप एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर रहे हो स्ट्रक्चर को, तो आपका क्या शो करेगा? वो कन्फर्मेशन शो करेगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करो आप? रोटेशन करो। अमंग डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेबल वाला जो होता है उसको कन्फर्म या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है। और जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि कन्फर्मेशन शो करता है वो कौन सा है? ईथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दो तरीके के रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। पहला तो होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, दूसरा होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के अलोंग बॉन्ड लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें हम सर्कल की फॉर्म में इसको बनाते हैं। जैसे कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है? सॉहर्स प्रोजेक्शन कहा जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सर्कल शो कर रहा है कि कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये थे आपके दो प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सी होता है, मतलब कार्बन जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो क्या शो करता है कि टूवर्ड्स द व्यूअर है, और राइट हैंड वाला क्या शो करता है? अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो ये कुछ जनरल बातें हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। एक एक करके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उनमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, और कौन से नाम होते हैं दो कन्फर्मेशन के। ठीक है, सो डिफरेंट कन्फर्मेशंस फॉर ईथेन। यहाँ पर दो कन्फर्मेशंस आते हैं। पहला है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड दूसरा है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, ये दोनों ही सॉहर्स प्रोजेक्शन के फॉर्म में हैं। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड में क्या अंतर है? एक्लिप्स वाले में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, और वहीं स्टैगर्ड वाले में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और इधर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जब आपका डाइहेड्रल एंगल मतलब कि थीटा 0 होता है, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम दोनों ही पैरेलल लाई करते हैं, तो ऐसा कन्फिग्रेशन एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन कहा जाता है। और जब भी डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री बनाते हैं तो ऐसा कन्फिग्रेशन स्टेगर्ड कहा जाता है। ठीक है, SC मीन्स स्टेगर्ड कन्फिग्रेशन। स्टेगर्ड कन्फिग्रेशन जो है उसकी लोअर एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम सेपरेशन। अब हमें इतना पता होगा कि जो जितना पास होगा, जिसका सेपरेशन जितना कम होगा, उसकी एनर्जी जो होगी उतनी ज़्यादा होगी, उसमें डिस्टर्बेंस जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे ही इस केस में होता है। हमारे पास स्टेगर्ड में थीटा की वैल्यू कितनी है, डायहेड्रल एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, तो डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो इस केस में आपका एक्लिप्स्ड वाला जो है ये वाला, इसकी ज़्यादा एनर्जी निकलती है किससे? स्टेगर्ड से। ओके, विच लीड्स टू द मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दैम। मतलब और रीज़न आपको मैंने बता दिया किस वजह से इसकी कम एनर्जी है, क्योंकि इसका डिस्टेंस मैक्सिमम सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रिपल्शन कम से कम होता है। ऑन द अदर हैंड जो एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत कम क्लोज है, इसीलिए रिपल्शन जो होगा ज़्यादा होगा। एंड इफ रिपल्शन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब यहाँ पर आता है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल आपका होता है स्टेगर्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है देन EC। तो यहाँ पर दो चीज़ें पता करी आपने, क्या? पहला तो स्टेबिलिटी और दूसरा एनर्जी। तो एनर्जी में इन दोनों में कौन जीत गया? एनर्जी में इन दोनों में ये वाला जीत गया। किसमें? एनर्जी में। और अब ये एनर्जी वाला जीत गया तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये वाला किस में जीत गया? स्टेबिलिटी में। देखिए जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, बट ऑन द अदर हैंड जितना ज़्यादा एनर्जी होगी ना उतना ही ज़्यादा कंपाउंड या आपका स्ट्रक्चर जो होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होगा, इसीलिए हमने एक्लिप्स्ड वाले को कम स्टेबल कहा, स्टेगर्ड वाले को ज़्यादा स्टेबल कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
Energy difference between these two conformation is very small as compared to the kinetic energy of a molecule due to the molecular motion, and even at the low temperature a molecule can pass from the staggered conformation to another one at the rate of 10⁻11 times per second। मतलब जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों कन्फर्मेशन के बीच में वो काफ़ी कम होता है, वो एक कन्फर्मेशन से दूसरी कन्फर्मेशन पे पास हो सकते हैं। किस रेट से? 10⁻11 टाइम्स पर सेकेंड। इससे कुछ ज़्यादा आपका आएगा नहीं, आप सिर्फ जनरली समझ लीजिए इसको, ठीक है। इस पॉइंट से इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब पहला कन्फर्मेशन ऑफ इथेन से आपको पूछा क्या जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है राइट द टू कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, तो आपको उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म लिखना होगा और उसकी नेमिंग करनी होगी, उसका डायहेड्रल एंगल लिखना पड़ेगा। एंड आपको अगर ये पूछा जा सकता है कि दोनों कन्फर्मेशन में कौन सा ज़्यादा एनर्जी वाला है या कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या, अभी हमने इथेन पढ़ लिया, अब हम ब्यूटेन पर पढ़ते हैं। ब्यूटेन वाला क्या है? सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी आपका हो गया सॉहर्स प्रोजेक्शन और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसमें कौन से होते हैं? दो। ब्यूटेन हैज़ टू कन्फॉर्मर्स दैट इज एंटाई, या इसको एंटी पढ़ लीजिए, या फिर गॉच कन्फर्मेशन। तो इसके दो कन्फर्मेशन के क्या नाम है? एंटी और गॉच, ठीक है। द एंटी कन्फर्मर्स इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द गॉच। तो जो एंटी वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, किससे? गॉच कन्फर्मेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया ना एंटी कन्फर्मेशन क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। व्हेन द थीटा इज 60 डिग्री वी गेट अनदर कन्फर्मर जिसको हम कहते हैं गॉच कन्फर्मर या फिर स्क्यू कन्फर्मर। देन रोटेशन ऑफ C2 एंड C3 बोथ यील्ड्स अनदर इक्लिप्स्ड फॉर्म व्हेन डायहेड्रल एंगल इज 120। आप सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि दो आपके स्ट्रक्चर्स हैं या कन्फॉर्मेशंस हैं। पहला आपका आता है गॉच और दूसरा आता है एंटाई। इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? एंटाई ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब कम एनर्जी किसकी होगी? एंटाई की कम होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, ओके। और एंटाई वाले का थीटा कितना है? जब 180 डिग्री पे होता है वो, ठीक है। नाउ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक सिस्टम। बॉन्ड एंगल, जब ये एक पॉलीगॉन दे रखा हो आपको और उसको आपको बॉन्ड एंगल पता करना हो तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है 2n-4/n इंटू 90। 2n-4/n इंटू 90, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है आपका? बॉन्ड एंगल इन अ पॉलीगॉन। 2n-4/n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसके लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत छोटा यूनिट है, इसमें आपने इथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन के कुछ कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डाली हैं, बाकी इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इसको, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसके कौन से दो हैं? इसके साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस उन दोनों के कन्फर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली यही वाले पूछे जाते हैं, चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन। आपको ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपका ये वाला चेयर कन्फर्मेशन है, ये कुछ चेयर शेप का क्रिएट हो रहा है, और ये वाला आपका बोट कन्फर्मेशन है बिकॉज इट्स क्रिएटिंग द शेप ऑफ अ बोट, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के कन्फर्मेशन आपको पता चल गए। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा आपका स्टेबल होता है या फिर कौन सा वाला कम एनर्जी का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोट कन्फर्मेशन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन जो हैं वो फ्लैग पोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे क्रॉस टाइप लगे रहते हैं लाइक अ स्टेम, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो पोर्शन जो होता है स्ट्रेन का, एंड ड्यू टू अ फ्लैग पोल इंटरेक्शन इन बोट कन्फर्मेशन, ये बोट कन्फर्मेशन की बात चल रही है, इज रिलीव्ड इन ट्विस्टिंग बोट, दैट इज स्क्यू बोट कन्फर्मेशन। अगर आप इसी बोट को ट्विस्ट कर दो या स्क्यू बोट कर दो, मतलब स्क्यूट कर दो, मतलब कि आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्विस्ट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? स्क्यू बोट कन्फर्मेशन। तो जो आपकी ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है बोट कन्फर्मेशन से, बट इट इज़ लेस स्टेबल दैन चेयर कन्फर्मेशन। तो आपका सीक्वेंस किस तरीके से बन जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी आपकी चेयर कन्फर्मेशन, और फिर उससे कम स्टेबल कौन सी हो जाएगी? आपकी ट्विस्ट बोट, क्योंकि वो बोट कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल है ही है, और फिर आ जाएगी आपकी
बोट कन्फर्मेशन। तो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सी? चेयर, फिर ट्विस्ट एंड देन बोट कन्फर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे चेयर हमने बोला सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन में, और जब एक चेयर कन्फर्मेशन दूसरी चेयर कन्फर्मेशन पे कन्वर्ट होती है, या फिर आप कह सकते हो कि रिंग का फ्लैपिंग हो जाता है, रिंग जो होती हैं आपस में इंटरचेंज कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिंग फ्लैपिंग। ठीक है ना? किस तरीके से होती है चेंज? हाफ चेयर से स्क्यू बोट कन्फर्मेशन बन जाता है। तो ये था आपका टोटल, इसमें पूरा चैप्टर यही था। मैंने आपको मेन पॉइंट समझाए हैं, ठीक है, अपने नोट्स में से, और ये नोट्स मैंने पूरी बुक में से ही क्रिएट करे हैं। सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने डाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।